आज हम देखेंगे 1 अगस्त से 15 अगस्त के करंट अफेयर। नेशनल करंट अफेयर में हम थोड़ा पीछे चल रहे हैं, पर चिंता की कोई बात नहीं, जल्दी आपके सारे नेशनल करंट अफेयर कवर करा दिए जाएंगे ताकि आप आगे आने वाले एग्ज़ाम में अच्छी तैयारी कर सकें। ये तो 1 अगस्त की पहली जो न्यूज़ है इम्पॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री जी को महाराष्ट्र में लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक, नाम से ही आपको स्पष्ट हो गया होगा ये सम्मान किसके नाम पे है और मतलब किस लिए इसको बनाया गया है। ठीक, इसको देता कौन है? इसको तिलक स्मारक मंदिर ट्रस्ट द्वारा 1983 में इस पुरस्कार की स्थापना की गई थी। ठीक, तो कौन दे रहा है? तिलक स्मारक मंदिर ट्रस्ट द्वारा यह दिया जाता है और स्थापित है। ठीक, लोकमान्य तिलक को सभी कोई जानते हैं, तो ये कोई इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है कि वर्तमान 1 अगस्त को इसका राष्ट्रीय पुरस्कार किसको दिया गया है? हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को। चलिए, हमारे वीर शहीद पुरुषों और महिलाओं के सम्मान में मेरी माटी मेरा देश अभियान शुरू किया जाएगा। यह अभियान 9 अगस्त से 30 अगस्त के मध्य चलेगा। ठीक, देखिए, नई दिल्ली में मेरी माटी मेरा देश के तहत एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो भव्य प्रतीक बनेगा और अमृत वाटिका का निर्माण किया जाएगा। ठीक, हमारे वीर शाही पुरुषों और महिलाओं के सम्मान में मेरी माटी मेरा देश अभियान शुरू किया जाएगा। ठीक, ये प्रधानमंत्री जी के द्वारा बताया गया है जब वो मन की बात कर रहे थे। इसके तहत हमारे अमर शहीदों की याद में देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इन विभूतियों की स्मृति में देश की लाखों ग्राम पंचायतों में विशेष शिलालेख भी लगाया जाएगा। इस अभियान के तहत देश भर में अमृत कलश यात्रा भी आयोजित की जाएगी। प्रधानमंत्री जी ने बताया कि अमृत कलश यात्रा में देश के कोने कोने से 7500 कलशों में मिट्टी लेकर देश की राजधानी दिल्ली लाई जाएगी और यहीं पे आपकी अमृत वाटिका बनाई जाएगी। यह अमृत वाटिका एक भारत श्रेष्ठ भारत का क्या बनेगी? भव्य प्रतीक बनेगी। तो इस प्रोग्राम को आपको ध्यान रखना है, राष्ट्रीय लेवल पे यह प्रोग्राम संचालित किया जा रहा है। ठीक, देखिए, मिशन अमृत सरोवर, इसके बारे में थोड़ी डिटेल जान लेते हैं। इसका मुद्दा उठा था। ठीक, इस डिटेल को अपन देख लेते हैं। भविष्य की पीढ़ी के लिए जल संचयन और संरक्षण के उद्देश्य से भविष्य की पीढ़ी के लिए जल संचयन और संरक्षण के उद्देश्य से 24 अप्रैल 2022 को मिशन अमृत सरोवर शुरू किया गया है। ठीक, इसकी विशेषताएं क्या है? देखिए, इसकी पहली विशेषता है मिशन अमृत सरोवर ग्रामीण विकास मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, तकनीकी संगठनों की भागीदारी के साथ संपूर्ण सरकार के दृष्टिकोण पर आधारित है। मतलब यह है कि जब अमृत सरोवर का निर्माण किया जाएगा, इसमें हर डिपार्टमेंट के जो कार्य हैं वह उस डिपार्टमेंट के द्वारा ही किए जाएंगे। मिशन के तहत देश भर में कम से कम कितने 75 हर जिले में कम से कम 75 अमृत सरोवरों का निर्माण किया जाएगा या कायाकल्प किया जाएगा। ठीक, प्रत्येक अमृत सरोवर में कम से कम 1 एकड़ का तालाब क्षेत्र होगा और लगभग 10,000 घन मीटर जल धारण क्षमता होगी। प्रत्येक अमृत सरोवर नीम, पीपल और बरगद आदि वृक्षों से पेड़ लगाए जाएंगे। प्रत्येक अमृत सरोवर सिंचाई, मछली पालन, बतख पालन, सिंगाड़ी खेती, जल पर्यटन और अन्य गतिविधियों जैसे विभिन्न उद्देश्यों के लिए पानी का उपयोग करके आजीविका सृजन का स्रोत होगा। मतलब यहाँ से रोजगार भी जनरेट किए जाएंगे। मिशन अमृत सरोवर आज़ादी का अमृत महोत्सव के दौरान किए गए कार्यों का एक सर्वश्रेष्ठ उदाहरण रहेगा। ठीक, तो ये चीज़ इसको ध्यान रखिएगा थोड़ा डिटेल, क्योंकि जब प्रधानमंत्री ने मन की बात कर रहे थे अगस्त में, तो उन्होंने मिशन अमृत सरोवर का जिक्र किया था, उनकी उपलब्धियों को भी बताया था। ठीक, देखिए, राज्यसभा में संसद ने जन विश्वास प्रावधानों का संशोधन विधेयक 2023 पारित किया। कब पारित किया? 2 अगस्त 2023 को। विधेयक का उद्देश्य जीवन जीने में, व्यापार करने में सरलता को बढ़ावा देना। विधेयक में 19 मंत्रालय विभागों द्वारा प्रशासित 42 केंद्रीय नियमों में 183 प्रावधानों को अपराध मुक्त करने का प्रस्ताव है। देखिए, बहुत सारे कानून ऐसे हैं जिसमें कुछ चीज़ों में ना काफ़ी सज़ा का प्रावधान है, जिसके कारण लोगों का क्या व्यापार करने में क्या होता है, दिक्कत होता है। जैसे कुछ उदाहरण नीचे आपको मिल जाएंगे। देखिए, जन विश्वास विधेयक 2023 के माध्यम से 19 मंत्रालय विभागों द्वारा प्रशासित 42 केंद्रीय नियमों में कुल 183 प्रावधानों को अपराध मुक्त करने का प्रस्ताव किया जा रहा है। निम्नलिखित तरीके से गैर अपराधीकरण हासिल करने का प्रस्ताव है। कैसे? जैसे मान लीजिए कि कोई आदिवासी है ना, आदिवासी क्षेत्र में जो संरक्षित वन है आरक्षित वन है, अगर वहाँ पे पहले कोई व्यक्ति
गाय या अपने पशु जो धन है उसको चराने जाता था, उसको जेल हो जाती थी। तो अब इसमें क्या कर दिया गया है कि उनकी जीवन सरल हो सके तो उसको जेल से हटा दिया गया है, कुछ मिनिमम जुर्माना लगा दिया गया है ताकि वह आरक्षित क्षेत्र में ना जाए। तो इस तरह से कुछ इसमें सुधार किए गए हैं। चलिए देखते हैं क्या है। देखिए, कुछ प्रावधानों में कारावास और जुर्माना दोनों को हटाने का प्रस्ताव किया गया है। कारावास की सज़ा को हटाने को और कुछ प्रावधानों में जुर्माना बरकरार रखने का प्रस्ताव है। कारावास की सज़ा को हटाने और कुछ प्रावधानों में जुर्माना बढ़ाने का भी प्रस्ताव है। कुछ प्रावधानों में कारावास और जुर्माने को दंड में बदलने का प्रस्ताव है। अपराधों के समन को कुछ प्रावधानों में शामिल करने का भी प्रस्ताव है। ये देखिए, ये टोटल 42 अधिनियम है। ठीक, वैसे तो इसको याद करने का जरूरी नहीं है, फिर भी एक नज़र देख लीजिएगा। ये टोटल 42 अधिनियम है जिसमें सुधार किए गए हैं। ठीक, चलिए अगला है बाल देखभाल गृहों की निगरानी के लिए मासी पोर्टल का शुभारंभ किया गया है। इसको ध्यान रखिएगा। ठीक, 2 अगस्त को मासी पोर्टल का शुभारंभ किया गया है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने देश भर में बाल देखभाल संस्थानों और उनके निरीक्षण तंत्र के वास्तविक समय की निगरानी के लिए एक एप्लीकेशन है, यह मासी ठीक निगरानी ऐप विकसित किया है। इस ऐप को विकसित करने का उद्देश्य किशोर न्याय अधिनियम 2015 के तहत प्रदान किए गए सीसीआई के निरीक्षण के तंत्र को प्रभावी और कुशल बनाना है। ऐप निगरानी पोर्टल से जुड़ा हुआ है जहां स्वचालित रिपोर्ट तैयार होती है। मासिक किशोर न्याय नियम 2015 के तहत निर्धारित बाल कल्याण समितियों, राज्य निरीक्षण समितियां, जिला निरीक्षण समितियों, किशोर न्याय बोर्डों और राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्यों द्वारा एकीकृत निरीक्षण को सक्षम बनाता है। मतलब इस पोर्टल के द्वारा आप पूरी तरह से क्या कर सकते हो, मतलब एक विजिलेंस बना के रख सकते हो, निगरानी रख सकते हो पूरे सिस्टम पे। ठीक, चलिए अगला है भारत के राष्ट्रपति ने भोपाल में उन्मेष और उत्कर्ष उत्सवों का उद्घाटन किया। कब किया? 3 अगस्त को। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 3 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव उन्मेष और लोक और जनजातीय कला महोत्सव उत्कर्ष का उद्घाटन किया है। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि साहित्य समाज से जोड़ता है, साथ ही लोगों को भी एक दूसरे से जोड़ता है। ठीक, इसमें भी उन्होंने बहुत सारी बातें की। भाई मैं आदमियों को मैं और मेरा से ऊपर उठ के एक समष्टि विचारधारा पे चलना चाहिए। ठीक, मानवता को जो भावना है उसको आगे बढ़ाना चाहिए। तो हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वह इम्पोर्टेंट है यह 2 प्रोग्राम उन्मेष और उत्कर्ष। उद्घाटन कब हुआ? 3 अगस्त को। किया किसने? हमारे राष्ट्रपति जी के द्वारा किया गया। ठीक, आगे चलते हैं। श्री धर्मेंद्र प्रधान और श्री एस जयशंकर ने नई दिल्ली में संयुक्त रूप से स्टडी इन इंडिया पोर्टल का शुभारंभ किया। तो हमको डेट याद रखना है, 3 अगस्त को है। ठीक, ये पोर्टल है क्या? देखिए, स्टडी इन पोर्टल एक वेबसाइट है जो भारतीय उच्च शिक्षण संस्थानों के बारे में व्यापक जानकारी प्रदान करती है। ये वेबसाइट स्नातक, स्नातकोत्तर, डॉक्टरेट स्तर के कार्यक्रमों के साथ साथ योग, आयुर्वेद, शास्त्रीय कलाओं जैसे भारतीय ज्ञान प्रणालियों के पाठ्यक्रम को भी कवर करती है, उसके बारे में जानकारी प्रदान करती है। ठीक, देखिए इस वेबसाइट्स में जो विद्यार्थी हैं वो अपनी पसंद के एक से अधिक संस्थानों या पाठ्यक्रमों में आवेदन कर सकते हैं। इसका प्रावधान किया गया है। एक्चुअली यह जो वेबसाइट है, जो छात्र बाहर से आके पढ़ना चाह रहे हैं तो उनका वीज़ा आवेदन और इस सब चीज़ों को क्या करेगी, मतलब ईजी करेगी, सिंपल करेगी। ठीक, ऐसी चीज़ों को एकीकृत करेगी। एक ही पोर्टल से आपको वीज़ा भी कर दो, आप कोर्स भी ज्वाइन कर लो। जिस कोर्स के लिए आपको वीज़ा चाहिए उस कोर्स के लिए आप उसमें आवेदन भी कर सकते हो, पंजीकरण करा सकते हो। इस प्रकार से ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपकी सारी चीज़ों को एकीकृत किया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, NHAI ने राजमार्ग उपयोगकर्ता के लिए एक एकीकृत मोबाइल एप्लीकेशन नाम है राजमार्ग यात्रा की शुरुआत की। कब की? 3 अगस्त 2023 से। ठीक, ये आपको गूगल प्ले में मिल जाएगा और जो iOS ऐप स्टोर है दोनों पे मिलेगा। इसकी विशेषताएं क्या है? देखिए, इसकी विशेषताएं क्या है? जैसे इस ऐप को आप यूज़ करते हैं तो आप वास्तविक स्थिति, मौसम की स्थिति जान सकते हैं। ठीक, टोल प्लाजा कितने दूर है, पेट्रोल पंप कहाँ है, हॉस्पिटल कहाँ है, होटल कहाँ है, या अन्य आवश्यक सेवाएं जो भी उस राजमार्ग में उपस्थित है उसकी जानकारी आपको मिल जाएगा। आपको राजमार्ग से संबंधित कोई शिकायत होती है तो आप इसके तहत आप शिकायत भी कर सकते हो। ठीक, आप जियो टैग करके, ठीक, वीडियो संलग्न करके राजमार्ग से संबंधित मुद्दों को रिपोर्ट कर सकते हैं। ठीक, और इसमें जो शिकायत की जाएगी वह समयबद्ध तरीके से उसका निपटान भी किया जाएगा। तो ये ऐप ध्यान रखिएगा। राष्ट्रपति ने पुस्तकालय महोत्सव का उद्घाटन किया।
ठीक, राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा कब? 5 अगस्त 2023 को नई दिल्ली में पुस्तकालय महोत्सव का उद्घाटन किया गया। इतना ही आपको ध्यान रखना है, इस न्यूज़ में इतना ही इम्पोर्टेंट है जो क्वेश्चन बन सकता है। कब किया? 5 अगस्त को किया। कहाँ किया? पुस्तकालय महोत्सव में किया गया है, नई दिल्ली में किया गया है। क्या है? पुस्तकालय महोत्सव। चलिए देखिए, प्रधानमंत्री ने विश्व तीरंदाज चैंपियनशिप में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीतने पर महिला कंपाउंड टीम को बधाई दी। यह वो टीम है। कौन कौन है? देखिए, ज्योति सुरेखा वेन्नम, परनीत कौर, अदिति गोपीचंद। ठीक, ये महिला कंपाउंड टीम ने शुक्रवार को जर्मनी बर्लिन में विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2023 में पदक जीता था, स्वर्ण पदक जीता था। ठीक, यह भारत विश्व चैंपियनशिप में भारत का पहला स्वर्ण था। 31 जुलाई से 6 अगस्त तक यह टूर्नामेंट चला है, जिसमें भारत ने कुल 3 गोल्ड और एक ब्रॉन्ज मेडल समेत कुल 4 पदक हासिल किए हैं और पदक तालिका में भारत का जो स्थान था वह पहला स्थान था। ठीक, दक्षिण कोरिया आपका दूसरे स्थान पे था। तो ये जानकारी, आपको इतनी जानकारी याद रखना है। कितने गोल्ड लिए भारत ने, कितने ब्रॉन्ज मेडल पाए हैं, भारत का पदक तालिका में स्थान क्या है, यह कार्यक्रम हुआ कहाँ? तो ध्यान रखिएगा, बर्लिन में हुआ है। कब से कब हुआ है? तो 31 जुलाई से 6 अगस्त के मध्य हुआ है। ठीक, चलिए अगला है पीएम स्वनिधि योजना। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने 1 जून 2020 को प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना शुरू की थी। इस योजना का उद्देश्य स्ट्रीट वेंडरों को कोविड-19 महामारी में बुरी तरह से प्रभावित हुए थे, तो उनको क्या है? लोन देना था, ताकि वो अपने जो छोटे मोटे व्यवसाय हैं उसको वापस स्टेबल कर सके। इसमें क्या था? देखिए, इसकी जो विशेषताएं थी, उद्देश्य क्या था? 1 वर्ष की अवधि के लिए बिना किसी गारंटी के 10,000 रुपये तक की कार्यशील पूंजी ऋण की सुविधा प्रदान करना, समय पर इस ऋण का पुनर्भुगतान करने पर 20,000 रुपये के ऋण की दूसरी और 50,000 रुपये की किस्त की सुविधा भी प्रदान करना था। प्रति वर्ष 7% की दर से ब्याज सब्सिडी के माध्यम से नियमित पुनर्भुगतान को प्रोत्साहित करना था। प्रति वर्ष 1,200 रुपये तक कैशबैक के माध्यम से डिजिटल लेन देन को प्रोत्साहित करना था। ये तीनों इसके उद्देश्य थे। पीएम स्वनिधि योजना के तहत शुरुआत में 10,000 रुपये तक की कार्यशील पूंजी का ऋण प्रदान किया गया। बाद में अधिक ऋण की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए 20,000 रुपये तक का दूसरा ऋण दिनांक 9 अप्रैल 2021 से और 50,000 रुपये तक तीसरा ऋण 1 जून 2022 से दिया जाने लगा है। तो इसमें कुछ चेंजेस हुए ना, जैसे 50,000 वाला ऋण दिया गया है 9 अप्रैल 2021 से, 20,000 वाला शुरू हुआ है, 50,000 वाला शुरू हुआ है 1 जून 2022 से। तो इन डेटा को याद रखना। एक्चुअली अभी आपका संसद में जो प्रश्नकाल हुआ, तो यहाँ पे ये प्रश्न पूछा गया था पीएम स्वनिधि योजना को लेकर, उसमें यह जवाब दिया गया है, तो इसको ध्यान रखिएगा। मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ शहर अभियान। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन से सहयोग से 15 मई 2023 से 5 जून 2023 विश्व पर्यावरण दिवस तक की 3 सप्ताह की अवधि के लिए मेरा लाइफ मेरा स्वच्छ शहर अभियान शुरू किया। कब से किया? 15 मई 23 से 5 जून 23 तक। यह अभियान नागरिक, संस्थान, वाणिज्यिक उद्यमों आदि के लिए प्रयुक्त प्लास्टिक की वस्तुओं, कपड़ों, जूतों, किताबों, खिलौनों को जमा करने के वन स्टॉप समाधान के रूप में रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल की जो स्ट्रेटेजी है, ठीक, उसके पर केंद्रित था। आरआरआर केंद्र का राज्यवार विवरण सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध है और इसे ये साइट दी गई है http://sbmurbn.org पर देखा जा सकता है। मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ शहर केवल एक योजना भर नहीं है, बल्कि यह SBMU 2.0 के तहत ULB द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। एक सार्वजनिक आउटरीच और जनता को बड़े पैमाने पर संबद्ध करने से संबंधित अभियान है। इस अभियान के लिए भारत सरकार ने किसी अलग संगठन का गठन नहीं किया है, भारत सरकार के द्वारा ही ये प्रोग्राम किया जा रहा है। यह भी न्यूज़ आई है आपके, क्योंकि राज्यसभा में एक प्रश्न पूछा गया था मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ शहर अभियान के बारे में। तो आपको इसमें ध्यान रखना है कब से कब हुआ ये हुआ है 15 मई 2023 से 5 जून 2023 तक, 3 हफ्तों की अवधि के लिए किया गया। केंद्र था इसका RRR, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। ठीक, चलिए, मेरी माटी मेरा देश अभियान का अखिल भारतीय शुभारंभ 9 अगस्त है। अभी हमने देखा कि 1 अगस्त को जब प्रधानमंत्री जी मन की बात कर रहे थे तो उन्होंने मेरी माटी मेरा देश अभियान की बात की थी। तो डेट हो गई है इसकी 9 अगस्त से इसको चालू किया जा रहा है। देश के लिए अपना जीवन न्यौछावर करने वाले वीरों को श्रद्धांजलि देने के लिए कल 9 अगस्त से मेरी माटी मेरा देश अभियान का शुभारंभ किया जाएगा। 9 अगस्त से 30 अगस्त 2030 तक चलने वाली मेरी माटी मेरा देश अभियान में गांव एवं प्रखंड स्तर,
स्थानीय शहरी निकायों के साथ राज्य राष्ट्रीय स्तर पर अनेक कार्यक्रम आयोजित होंगे। ठीक, इस अभियान में वीरों को याद करने के लिए देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उनकी स्मृति में ग्राम पंचायतों में सिलाफ कलम स्मारक पट्टिका स्थापित किया जाएगा। ठीक, यह अभियान क्या है? आज़ादी का अमृत महोत्सव का समापन कार्यक्रम है। ध्यान रखिएगा, सब कूट में क्वेश्चन पूछता है, इसलिए एकदम फोकस से इनको न्यूज़ को पढ़ना चाहिए। ठीक, देखिए करंट अफेयर पढ़ने का मैंने आपको बार बार बताया कि एक ही तरीका है कि आप उसको रटो मत, रेगुलर बेसिस पे उसको रिपीट करो। हमने 1 अगस्त को यही न्यूज़ पढ़ी, आज फिर यही न्यूज़ पढ़ रहे हैं, तो आप अगर रेगुलर करंट अफेयर को पढ़ रहे हो, ठीक, देखिए करंट अफेयर में होता कुछ नहीं है। कोई भी आप किसी भी यूट्यूब चैनल पे जाएंगे, करंट अफेयर होता है सिर्फ कंपाइल करना, चीज़ों को, जानकारियों को कंपाइल करना है जो न्यूज़ में आ रही है या जो कहीं और से पता चल रही है। तो आप किसी भी एक सोर्स को पकड़ो और वहीं पे ही पढ़ो। आप करंट अफेयर के लिए बहुत इधर उधर मत भागो। देखिए करंट अफेयर बनाने का जो टारगेट होता है वो होता है 50 से 60%, और कोई व्यक्ति इससे ज़्यादा बहुत रेयर केस में ही करंट अफेयर बना पाता है, क्योंकि अब कितना भी पढ़ लो बनेगा इतना ही। तो आपको इधर उधर नहीं भागना है। आप कोई भी करंट अफेयर किसी बुक से प्रीफर करते हो तो किसी बुक को पकड़ो, किसी यूट्यूब चैनल को पढ़ते देखते हो तो किसी यूट्यूब चैनल को पकड़ो, पर केवल एक को पकड़ना। ठीक, ऐसा नहीं कि बुक भी पढ़ रहे, यूट्यूब चैनल भी पकड़ रहे और इधर उधर भी खोज रहे, तो आपका बहुत ज़्यादा समय केवल करंट अफेयर में चला जाएगा। अगर आप CGPSC की तैयारी कर रहे हैं तो करंट अफेयर कम से 10 क्वेश्चन के आसपास पूछता है। ठीक, और 10 में से 5 से 6 क्वेश्चन ही स्टैंडर्ड बनते हैं, 4 क्वेश्चन तो वैसे भी नहीं बनते। बहुत ही ज़्यादा आप इधर हाथ पाँव मारोगे तो 7 या 8 बना लोगे। ठीक, पर उसमें आपके ऐसे सब्जेक्ट पीछे छूट जाएंगे जिसमें आप ज़्यादा मेहनत करके ज़्यादा स्कोर कर सकते थे। इसलिए टारगेट में रखिए, अपना बनाने का टारगेट डिसाइड कीजिए कि मेरे को 5 से 6 क्वेश्चन करंट अफेयर के बनाने हैं, बाकी मेहनत हमको अपने सब्जेक्ट्स में करनी है ताकि वहाँ हम बहुत अच्छे क्वेश्चन बना पाए। ठीक, तो इसको ऐसे ही पढ़िए, एक चैनल पकड़िए, कोई भी पकड़िए। करंट अफेयर कंपाइलेशन का ही काम है, जैसा मैंने आपको बताया, सब कंपाइल ही कर रहे हैं। ठीक, आपको जहाँ से लग रहा है कि हाँ इनका कंपाइलेशन अच्छा है, इनमें ज़्यादा न्यूज़ है, आप किसी भी एक चैनल को पकड़ सकते हैं, पर उस पर आप विश्वास रखिए और उसको कंटिन्यू कीजिए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये आज़ादी का अमृत महोत्सव का समापन कार्यक्रम है। आज़ादी का अमृत महोत्सव का शुभारंभ 12 मार्च 2021 को किया गया था। डेट को ध्यान रखना है। ठीक, देश भर में काफ़ी ज़्यादा इसमें जन भागीदारी देखी गई है। इस कार्यक्रम में क्या क्या देखिए, एक सिलाफ कलम की स्थापना करना है। ठीक, पंचप्रण का संकल्प दिलवाना है, वसुधा वंदन, वीरों का वंदन जैसी बहुत सारे कार्यक्रम इसमें शामिल किए गए हैं। फिर यहीं पे क्या करना है आपको, 7500 कलशों में देश को से कोने कोने में मिट्टी लाई जाएगी। कहाँ पहुँचेगी? दिल्ली पहुँचेगी। दिल्ली में अमृत वाटिका का निर्माण किया जाएगा। ठीक, यह अभियान देखिए कैसे शुरू होगा। 9 अगस्त को शुरू होगा। विभिन्न निर्धारित कार्यक्रम 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस तक चलेंगे। इसके बाद फिर इसके कार्यक्रम 16 अगस्त से चालू होंगे। ये प्रखंड, नगर पालिका, निगम और राज्य स्तर पे होंगे 16 अगस्त से। और इसका समापन समारोह 30 अगस्त को कहाँ होगा? नई दिल्ली पे होगा। तो इतनी चीज़ इस पर ध्यान रखनी है। देखिए, दंत चिकित्सा एवं शिक्षा स्वास्थ्य सेवा मानकों को बेहतर करने के लिए राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग विधेयक 2023 संसद में पारित हुआ है। ठीक, इस विधेयक की जो देखिए, इसके पहले जो विधेयक थे वो 1948 का विधेयक है, जिसपे अभी जो भी दंत चिकित्सक लोग हैं वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक, उसी के आधार पे इसको नियमित किया जाता है। पर अब ये विधेयक आ गया, तो ये विधेयक आने से ये पुराना विधेयक क्या हो जाएगा? निरस्त हो जाएगा। इस विधेयक में खास बात क्या है? देखिए, इस विधेयक में राष्ट्रीय दंत चिकित्सक आयोग और राज्य दंत चिकित्सक परिषदों का गठन है। 3 स्वायत्त बोर्ड बनेंगे। निर्धारित कार्यकाल एवं पेशेवर विकास होगा, जिससे आपका ये दंत चिकित्सा का उद्योग के साथ सहयोग एवं तकनीकी नवाचार विकसित होगा। ऑनलाइन रजिस्ट्री, पंजीकरण एवं दंत चिकित्सा सलाहकार परिषद बनेगी। योग्यता आधारित चयन प्रक्रिया होगी जो भी भर्ती होती है। सहयोगात्मक दृष्टिकोण विकसित होगा और शुल्क विनियमन में आपको ईजी रहेगा। तो ये सारी विशेषताएं होंगी इस विधेयक की। चलिए अगला जो है, अगला फिर एक विधेयक है। संसद ने नर्सिंग क्षेत्र में व्यापक सुधार के लिए राष्ट्रीय नर्सिंग मिडवाइफरी आयोग NNMC विधेयक 2023 पारित किया। ठीक, NNMC विधेयक 2023 नर्सिंग शिक्षा और सेवाओं के मानकों को क्या ऊंचा उठाना है, उन्हें ज़्यादा पेशेवर करना है और अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना है। ठीक, इसकी क्या विशेषताएं हैं? देखिए, यहाँ पे भी राष्ट्रीय और राज्य आयोगों की स्थापना होगी। कार्यकाल और जवाबदेही
स्थापित की जाएगी। समान प्रवेश प्रक्रिया और क्षमता के अनुसार जो भी प्रवेश है वो दिया जाएगा। नवाचार और सहयोग को अपनाना है। सॉफ्ट स्किल विशिष्ट पाठ्यक्रमों का विकास है। आज के हिसाब से वैश्विक गतिशीलता और विशेषज्ञता का समावेशन होगा और राष्ट्रीय सलाहकार परिषद क्या करेगी, समन्वय का कार्य करेगी यहाँ पे। ठीक, तो इतनी सारी विशेषताएं इसमें हैं। राज्यसभा ने ही अंतर सेवा संगठन कमांड नियंत्रण अनुशासन विधेयक 2023 पारित किया। राज्यसभा, अच्छा ये सारे विधेयक ना 8 अगस्त को पारित किए गए हैं। ठीक, जितने भी अभी हम पीछे 2 विधेयक पढ़े ना, सभी 8 अगस्त को पारित किए गए हैं। राज्यसभा ने 8 अगस्त 2023 को ही अंतर सेवा संगठन कमांड नियंत्रण अनुशासन विधेयक 2023 पारित किया। यह ऑलरेडी 4 अगस्त के द्वारा लोकसभा में पारित किया जा चुका है। विधेयक कमांडर इन चीफ को सशक्त बनाने का प्रयास करता है और अंतर सेवा संगठनों के कमांड इन कमांड के पास ऐसे संगठनों में सेवारत या उनसे जुड़े कर्मियों के संबंध में सभी अनुशासनात्मक प्रशासनिक शक्तियां हैं। एक्चुअली इसका क्या करना है, इसका जो मुख्य उद्देश्य ये है कि आपको सशक्त बनाना है कमांडर चीफ को और अनुशासन को बना के रखना है। वर्तमान में सशस्त्र बल कर्मियों को उनकी विशिष्ट सेवा अधिनियम, सेना अधिनियम 1950, नौसेना अधिनियम 1957, वायुसेना अधिनियम 1950 में निहित प्रावधानों से अनुशासन किए जाता है। मतलब अभी भी जो भी अनुशासन संबंधित जो भी प्रावधान है वो कब है, 1950, 57, 50 के। 2023 चल रहा है। नए समय के साथ नई आवश्यकताएं या परिवर्तन आवश्यक हो गया था, इसलिए इस विधेयक को लाया गया है। ठीक, इसमें इतना ही है, मेन चीज़ आपको इतना ही ध्यान रखना है। 8 अगस्त को पारित हुआ है। ठीक, इसके पहले के कौन कौन से विधेयक द्वारा ये शासित होते थे, 1950, नौसेना 1957 और वायुसेना 1950 के प्रावधानों के तहत। अब अनुशासन किसके द्वारा निर्धारित किया जाएगा, ISO विधेयक 2023 के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इस ISO विधेयक की कुछ विशेषताएं हैं, विशेषताओं को देख लेते हैं। ISO बिल 2023 नियमित सेना, नौसेना, वायुसेना के सभी कर्मियों को केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित अन्य बलों के व्यक्तियों पर लागू होगा जो किसी अंतर सेवा संगठन में सेवारत या उससे जुड़े हैं। यह विधेयक कमांडर इन चीफ ऑफिसर इन द कमांड या केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में विशेष रूप से सशक्त किसी अन्य अधिकारी को उसके अंतर सेवा संगठन में सेवारत या उनसे जुड़े कर्मियों के संबंध में सभी अनुशासनात्मक प्रशासनिक शक्तियों के साथ सशक्त बनाता है। मतलब कमांडर इन चीफ अब ज़्यादा सशक्त होगा एक्शन लेने के लिए। ठीक, और यह दिखेगा, सुनिश्चित करेगा कि जो सेना में अनुशासन बना रहे। कमांडर इन चीफ या ऑफिसर इन कमांड का अर्थ है जनरल ऑफिसर, फ्लैग ऑफिसर, एयर ऑफिसर, जिसे एक अंतर सेवा संगठन के ऑफिसर इन कमांड के कमांडर इन चीफ के रूप में नियुक्त किया गया है। यहाँ कमांडर इन चीफ को परिभाषित किया गया है। ठीक, देखिए यही मतलब ये बेसिक चीज़ें हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें कुछ प्रावधान है और इसमें जो ये मेन है यह विधेयक केंद्र सरकार को एक अंतर सेवा संगठन गठित करने का अधिकार देता है। एक्चुअली केंद्र सरकार इसको गठित करने चाह रही है। ठीक, तो उसके लिए ही ये विधेयक और साथ में अनुशासन ज़्यादा अच्छा बना रहे, उसके लिए यह विधेयक लागू किया गया है। चलिए अगला देखते हैं। 9 अगस्त को विधेयक पारित हुआ। तटीय जल कृषि प्राधिकरण विधेयक 2023 भारतीय संसद के दोनों सदनों में पारित है। क्या क्या है इसके अंतर्गत के प्रमुख प्रावधान, देखिए सरकार इस बात पर पुनः बल देना चाहती है कि तटीय जल कृषि उनसे जुड़ी गतिविधियां CRZ अधिसूचनाओं के तहत CRZ के भीतर अनुमत गतिविधियां हैं। लाखों छोटे सीमांत जल कृषक किसानों को कई एजेंसियों से CRZ मंजूरी प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी। संशोधन विधेयक में प्रावधान किया गया है कि नागरिक अपराधों के गैर अपराधीकरण करने के सिद्धांत के अनुसार इस अपराध के लिए जुर्माने जैसी उपयुक्त नागरिक अनुकूल प्रणाली अपनाई जाएगी। संशोधन विधेयक इस अधिनियम के दायरे में तटीय जल कृषि की सभी गतिविधियों को व्यापक रूप से कवर करने के लिए व्यापक आधार वाली तटीय जल कृषि का प्रावधान करता है। संशोधन विधेयक फार्म और तटीय जल कृषि के अन्य कार्य क्षेत्रों के बीच मूल अधिनियम में मौजूद अस्पष्टता को दूर करता है। यह सुनिश्चित होने की संभावना है कि कोई भी तटीय जल कृषि गतिविधि अधिनियम के दायरे से बाहर न रहे और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना संचालित हो सके। अब पर्यावरण के अनुकूल तटीय जल कृषि के एक नए रूप जैसे केज कल्चर, सीवीड कल्चर आदि सामने आए हैं, जो तटीय क्षेत्र में और ज़्यादातर CRZ के भीतर किए जा सकते हैं। कई प्रशासनिक मामले जो अस्पष्ट थे उन्हें प्रशासनिक दक्षता और जवाबदेही के लिए संशोधित अधिनियम के तहत उपयुक्त रूप से समाधान किया गया है।
सरकार अधिनियम में स्पष्ट प्रावधान बनाकर तटीय जल कृषि में एंटीबायोटिक और फार्माकोलॉजिकल सक्रिय पदार्थों के उपयोग को रोकने का भी उद्देश्य रखती है। संशोधन विधेयक में तटीय पर्यावरण अनुकूलन के लिए तटीय जल कृषि से जुड़ी गतिविधियों को बेहतर ढंग से विनियमित करने के लिए तटीय जल कृषि प्राधिकरण को सशक्त बनाने के लिए भी प्रावधान किए गए हैं। इन संशोधन के माध्यम से प्रदान गई नीतियों से अब यह क्षेत्र प्रजातियों के विविधीकरण, क्षेत्र विस्तार के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार है। देखिए यहाँ पे आपको इस विधेयक की पूरी डिटेलिंग दी गई है, ठीक। और इसमें क्वेश्चन कैसे बनेंगे हैं ये देखिए, एग्ज़ाम के ऊपर डिपेंड करता है। अगर सिंगल लाइनर क्वेश्चन वाले एग्ज़ाम हैं तो इसमें आपको सीधे पूछ सकता है कि विधेयक कब पारित हुआ है, या इसकी विशेषताएं पूछा तो आपको इसमें से थोड़ा सा डिटेल पढ़ना पड़ेगा, यहाँ से आपको उठाना पड़ेगा। चलिए, एक अगला विधेयक है आपका डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक 2023। देखिए आइए इसकी कुछ जानकारी देखते हैं पहले। देखिए विधेयक जो है व्यक्तिगत डिजिटल आंकड़ों के संसाधन के लिए, एक्चुअली सरकार इसको पास करने के उसमें है, सरकार ने विधेयक पेश किया है। तो डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक 2023 की मुख्य विशेषताएं जो हैं उसको देख लेते हैं। विधेयक व्यक्तिगत डिजिटल आंकड़ों के संसाधन के लिए इस तरह से प्रावधान करता है जिससे व्यक्तियों की अपनी निजी जानकारियों की सुरक्षा का अधिकार और ऐसी व्यक्तिगत जानकारी के वैध उद्देश्यों के लिए संसाधन की आवश्यकता, उससे जुड़ी या प्रासंगिक मामलों दोनों को मान्यता मिलती हो। देखिए हमेशा जो व्यक्ति का डेटा है ये एक विवाद का मुद्दा बना रहा है। कुछ लोग इसको निजता मानते हैं, पर सरकारी कंपनी को कहना है कि सरकार का भी कहना रहता है कि कुछ डेटा लेना जरूरी होता है। एक्चुअली सरकार ने इस विधेयक में इसी के मध्य एक समन्वय बनाने का प्रयास किया है। अभी हम जब डिटेल पढ़ेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। चलिए देखते हैं। देखिए विधेयक निम्नलिखित प्रावधानों के द्वारा व्यक्तिगत डिजिटल आंकड़ों अर्थात वह जानकारियाँ जिसके द्वारा किसी व्यक्ति की पहचान संभव है की सुरक्षा करता है। आंकड़ों के संसाधन अर्थात व्यक्तिगत जानकारी का संग्रहण, भंडारण या कोई अन्य संचालन के लिए आंकड़ा अर्थात जानकारियों का संसाधन करने वाले व्यक्ति, कंपनी, सरकारी संस्थाओं के दायित्व निर्धारित किए गए हैं। डेटा प्रिंसिपल अर्थात वह व्यक्ति जिससे संबंधित आंकड़े हैं, मतलब जिसने अपनी जानकारी दी है, उसके अधिकार और कर्तव्य इसमें बताए गए हैं। अधिकार, कर्तव्य, दायित्वों को उल्लंघन के लिए दंड का भी प्रावधान है। विधेयक से निम्नलिखित चीजें हासिल करने का सरकार का उद्देश्य है। आंकड़ा न्यासी के द्वारा जानकारियों के संसाधन के तरीके में न्यूनतम व्यवधान के साथ आवश्यक परिवर्तन सुनिश्चित करने हेतु आंकड़ों की सुरक्षा से जुड़े कानून लागू करना, जीवन में आसानी और व्यापार में सुगमता को बढ़ाना है, भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था और इनोवेशन इकोसिस्टम को सक्षम बनाना। इस विधेयक को किस पे आधारित किया गया? देखिए ये विधेयक 7 सिद्धांतों पर आधारित है। क्या क्या है? व्यक्तिगत आंकड़ों के सहमतिपूर्ण, वैध, पारदर्शी उपयोग का सिद्धांत, उद्देश्य की सीमा का सिद्धांत, डेटा प्रिंसिपल की सहमति प्राप्त करने के समय दिए गए उद्देश्य के लिए ही व्यक्ति से जुड़े आंकड़ों का उपयोग, मतलब कि जब आपसे डेटा लिया जाता है तो आप उसको बताओगे कि आपका डेटा वह कितनी सीमा तक यूज़ कर सकता है, क्या वह ऐड में यूज़ कर सकता है या किसी दूसरे को दे सकता है कि नहीं दे सकता। ये सारी चीज़ इसमें शामिल होते हैं। न्यूनतम आंकड़ों का सिद्धांत, केवल उतनी ही व्यक्तियों की जानकारी एकत्र करना जितना उद्देश्य को पूरा करने के लिए आवश्यक है, ठीक। आंकड़ों की सटीकता का सिद्धांत, यह सुनिश्चित करना कि जानकारियां सही और नवीनतम हैं। भंडारण की सीमा का सिद्धांत, आंकड़ों का संग्रह केवल तब तक रखना जब तक दिए गए उद्देश्य के लिए इसकी आवश्यकता हो। सपोज इसको देखिए कैसे समझेंगे, जैसे कि मान लीजिए आपने एक सिम लिया एयरटेल का या फिर किसी भी कंपनी का, आपने वहाँ पे अपने आधार कार्ड या फिर कोई भी ID प्रूफ दिया होगा जिससे आपका डेटा संबंधित कंपनी के पास चला गया है। लेकिन जब आपने मान लो फिर कुछ समय बाद इस सिम को बंद कर दिया, आपने अपने जो भी आपका जो प्रोवाइडर था उसको बोला कि मेरे को ये सिम बंद करना है, मेरे को यूज़ नहीं करना है। तो जब आपने इसको बंद किया तो क्या वह कंपनी आपके डेटा को डिलीट कर रही है या उसे किसी और पर्पज़ के लिए यूज़ कर रही है? वही चीज़ है भंडारण की सीमा का सिद्धांत, ठीक। वहाँ पे यह चीज़ निर्धारित होगी कि कंपनी केवल जब तक आप उसके ग्राहक हो तब तक आपका डेटा रख सकती है, उसके बाद फिर वह नहीं रख पाएगी। सुरक्षा के उचित उपायों का सिद्धांत, जवाबदेहिता का सिद्धांत, ठीक। मतलब अगर विधेयक के प्रावधानों को उल्लंघन होता है तो निर्णय और दंड दिया जा सकता है और जवाबदेहिता सुनिश्चित की जाएगी। विधेयक में विशेषताएं क्या है? देखिए यह विधेयक संक्षिप्त और सरल यानी आसान, सुलभ, तर्कसंगत, कार्रवाई योग्य कानून है, क्योंकि ये क्या है, स्पष्ट भाषा का प्रयोग करता है। जैसे पहले जो विधेयक थे उसमें कई, जो IT एक्ट के तहत होता था उसमें कई शब्द ऐसे हैं जिनको आप स्पष्ट रूप से नहीं डिसाइड कर सकते इसका अर्थ यही है।
तो इस विधेयक को बनाने में ध्यान रखा गया कि हर शब्द को ऐसा लिखा जाए कि वो अपने आप में पूर्ण हो और स्पष्ट हो। ठीक, चलिए, स्त्रीवाचक शब्दों का उपयोग करके यह विधेयक पहली बार संसदीय कानून निर्माण में महिलाओं की भूमिका को स्वीकार करता है। ठीक, विधेयक व्यक्तियों को निम्नलिखित अधिकार प्रदान करता है: संसाधित व्यक्तिगत आंकड़ों के बारे में जानकारी पाने का अधिकार, जानकारियों को सुधारने और हटाने का अधिकार, शिकायत के निवारण का अधिकार, मृत्यु या अक्षमता की स्थिति में अधिकारों का प्रयोग करने के लिए किसी व्यक्ति को नामांकित करने का अधिकार। यह अधिकार एक सामान्य व्यक्ति को इस विधेयक में दिया गया है। अपने अधिकारों को लागू करने के लिए एक प्रभावित डेटा प्रिंसिपल पहले आंकड़ा न्यासी से संपर्क कर सकता है। यदि वह संतुष्ट नहीं है तो वह आंकड़ा न्यासी के खिलाफ डेटा संरक्षण बोर्ड में बिना किसी परेशानी के शिकायत कर सकता है। ठीक, न्यासी कौन है? देखिए, न्यासी वह है जिसको आपने अपनी जानकारी दी है, और डेटा प्रिंसिपल कौन है? डेटा प्रिंसिपल आप खुद हो। विधेयक आंकड़ा न्यासी के लिए निम्नलिखित दायित्व बनाता है। मतलब ये जो विधेयक है, जो आंकड़े ले रहा है, उसके लिए निम्नलिखित दायित्व का प्रावधान कर रहा है: व्यक्तिगत आंकड़ों में सेंध को रोकने के लिए सुरक्षा उपाय करना, व्यक्तिगत आंकड़ों से जुड़े उल्लंघनों की जानकारी प्रभावित डेटा प्रिंसिपल और डेटा संरक्षण बोर्ड को देना, किसी तय उद्देश्य के लिए आवश्यकता न रहने पर व्यक्तिगत आंकड़ों को मिटाना, सहमति वापस लेने पर व्यक्तिगत आंकड़ों को मिटाना, शिकायत निवारण प्रणाली, आंकड़ों से संबंधित व्यक्ति के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए एक अधिकारी की व्यवस्था करना, और महत्वपूर्ण आंकड़ा न्यासी के रूप में अधिसूचित आंकड़ा न्यासी के संबंध में कुछ अतिरिक्त दायित्वों को पूरा करना, जैसा डेटा ऑडिटर की नियुक्ति करना, उच्च स्तर का डेटा सुरक्षा सुनिश्चित करना इत्यादि। ठीक, देखिए, यह विधेयक बच्चों के व्यक्तिगत जानकारी को भी सुरक्षित करता है। विधेयक आंकड़ा न्यासी को केवल माता पिता की सहमति से ही बच्चों की व्यक्तिगत जानकारी को संसाधित करने की अनुमति देता है। मतलब कि अगर कोई नाबालिग बच्चा सिम लेने जा रहा है, सपोज कीजिए, ठीक, अभी तो दे देते हैं ऐसे भी करके, पर जब तक माता पिता की सहमति नहीं होगी तब तक वह व्यक्ति उस बच्चे की जानकारी नहीं ले सकता। विधेयक आंकड़ों को ऐसे संसाधन की अनुमति नहीं देता जो बच्चों के लिए हानिकारक हो या जिसमें उन पर नज़र रखना, विवाह संबंधी निगरानी रखना या विज्ञापन शामिल है। मान लीजिए मैंने अपनी एक सिम अपने बच्चे के लिए ली, अब उसमें एड्स आ रहे और भी ऐसी चीज़ें आ रही हैं जो बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं है, तो विधेयक ऐसे संसाधन की अनुमति नहीं देता है। विधेयक में छूट किसको किसको दी गई? देखिए, ऐसा नहीं कि विधेयक दे दिया तो आपका डेटा एकदम सिक्योर हो गया, आप नहीं चाहोगे तो यह डेटा किसी और को नहीं मिलेगा। नहीं, यहाँ पे कुछ छूटें दी गई हैं। देखिए किसको किसको दी गई हैं: सुरक्षा, संप्रभुता, सार्वजनिक व्यवस्था आदि के हित में अधिसूचित एजेंसियों को, मतलब पुलिस और ऐसे जो भी संस्थाएं हैं वो आपके डाटा को ले सकती हैं। अनुसंधान, संग्रहण, सांख्यिकीय उद्देश्य के लिए, ठीक, जैसे सरकार कोई सर्वे करा रही है तो इस समय स्टार्टअप्स या आंकड़ा न्यासी की अन्य अधिसूचित श्रेणियों के लिए, कानूनी अधिकारों दावों को लागू करने के लिए, न्यायिक विनियामक कार्य करने के लिए, अपराधी को रोकने, पता लगाने, जांच करने या मुकदमा चलाने के लिए, विदेशी अनुबंधों के तहत नॉन रेजिडेंट की व्यक्तिगत जानकारियों को भारत में संसाधित करने के लिए, अनुमोदित मर्जर, डीमर्जर आदि के लिए, और डिफॉल्टर और उनकी वित्तीय संपत्तियों आदि का पता लगाने के लिए। यह कुछ प्रावधान दिए गए हैं जहां से आपको संरक्षण प्राप्त नहीं होगा इस विधेयक से। हमने इसमें एक बोर्ड की बात सुनी है ना, तो बोर्ड के कार्य भी दिए गए हैं। देखिए, बोर्ड के क्या कार्य होते हैं: आंकड़ों से जुड़े उल्लंघन को सुधारने या घटाने के लिए निर्देश देना, आंकड़ों से जुड़े उल्लंघनों, शिकायतों की जांच करना, वित्तीय दंड लगाना, शिकायतों को वैकल्पिक विवाद समाधान के लिए भेजना, आंकड़े न्यासी से शैक्षिक दायित्व स्वीकार करना, और सरकार को आंकड़ा न्यासी की वेबसाइट ऐप आदि को ब्लॉक करने की सलाह देना जो बार बार विधेयक के प्रावधानों का उल्लंघन करता पाया जाता है। तो इतनी सारी चीज़ें हैं इस विधेयक में। देखिए, ये विधेयक में अगर आने वाले क्वेश्चन है तो अगर आने वाले पेपर में ना ये इस विधेयक से क्वेश्चन जरूर आएगा, ठीक, क्योंकि ये बहुत हॉट टॉपिक है। निजता पे बार बार विवाद होता रहता है, ठीक है ना। अभिव्यक्ति की आज़ादी लोग बोलते हैं, अपनी निजता की आज़ादी बोलते हैं, हम आधार कार्ड नहीं देंगे, हम डिटेल नहीं देंगे, तो इससे काफ़ी जुड़ा हुआ है, काफ़ी विवादित टॉपिक से जुड़ा हुआ है। तो आगे आने वाले एग्जामों में मेरे को लगता है कि यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछना चाहिए। तो आपको इस विधेयक को, तो बाकी को तो इतने इंपॉर्टेंट नहीं थे जो भी हम पढ़े, पर यह विधेयक उन सब में सबसे इम्पोर्टेंट है, तो आपको इस विधेयक को डिटेल में पढ़ना चाहिए। चलिए, भारतीय वेब ब्राउज़र डेवलपमेंट चैलेंज का शुभारंभ हुआ। इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने 9 अगस्त 2023 को
इंडिया हैबिटेट सेंटर नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में भारतीय वेब ब्राउजर डेवलपमेंट चैलेंज का शुभारंभ किया। भारतीय वेब ब्राउजर डेवलपमेंट चैलेंज की पहल MIITY सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर एप्लीकेशन CCA और सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग CDEC बेंगलुरु द्वारा की जा रही है। IWBDC एक खुली चुनौती प्रतियोगिता है जो देश के सभी क्षेत्रों से प्रौद्योगिकी के प्रति उत्साही नवप्रवर्तकों और डेवलपर्स को प्रेरित और सशक्त बनाने का प्रयास करती है ताकि वह इनबिल्ट CCA इंडिया रूट सर्टिफिकेट अत्याधुनिक कार्यक्षमता और उन्नत के साथ सुरक्षा, डेटा गोपनीयता, सुरक्षा सुविधाएं सहित स्वयं के ट्रस्ट स्टोर के साथ एक स्वदेशी वेब ब्राउजर बना सके। इतना ही आपको ध्यान रखना है। इसमें भारत का नया कार्य मूल्यांकन कार्यक्रम, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। यह लागू कब से होगा? देखिए 1 अक्टूबर 2023 से लागू होगा या प्रभावी होगा, यही सबसे इम्पोर्टेंट डेट है इसमें। ठीक, इसके बाद थोड़ी डिटेल जान लेते हैं। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने दिनांक 28 जून 2023 को भारत का नया कार्य मूल्यांकन कार्यक्रम के संबंध में CMVR 1989 का मसौदा नियम 126E के बारे में टिप्पणियों सुझावों के लिए GSR 464E को जारी किया था, जिसमें निम्नलिखित प्रस्तावित किया गया है। यह मोटर वाहन उद्योग मानक के अनुसार देश में निर्मित आयातित 3.5 टन से कम सकल वाहन वजन वाले श्रेणी M1 यात्रियों की ढुलाई के लिए उपयोग किए जाने वाले मोटर वाहन जिसमें ड्राइवर की सीट के अलावा 8 से अधिक सीटें शामिल नहीं है के प्रकार वाले अनुमोदित मोटर वाहनों पर लागू है। AIS 197 में वाहन चयन, परीक्षण, प्रोटोकॉल आदि के बारे में विस्तृत प्रक्रिया को शामिल किया गया है। चयनित वाहनों का परीक्षण केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के नियम 126 में उल्लिखित परीक्षण एजेंसियों में किया जाएगा। हमको ध्यान रखना है ये कार्यक्रम लागू कब से किया गया? 1 अक्टूबर 2023 से प्रभावी होगा। यही मेन चीज़ है जो हमको ध्यान रखनी है। चलिए, संसद ने अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन विधेयक 2023 को मंजूरी दी। ठीक, राज्यसभा में ध्वनिमत से पारित हो गया। पारित हुआ है 9 अगस्त 2023 को। अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन 2047 में भारत का कद परिभाषित करेगा। देखिए, इसका सीधा सा उद्देश्य है भारत में अनुसंधान को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना, ठीक, ताकि हम शोध के क्षेत्र में एक नए स्तर पे जा सके। ठीक, लोकसभा में ये कब पारित हुआ है? 7 अगस्त 2023 को। राज्यसभा में कब पारित हुआ? 9 अगस्त 23 को। इतना ही ध्यान रखना है आपको इसमें। चलिए, यह एक युद्धाभ्यास है, सिडनी ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है, मालाबार 2023। देखिए, भारतीय नौसेना के अग्रिम पंक्ति के स्वदेशी युद्धपोत INS सह्याद्री, INS कोलकाता और अमेरिका नौसेना का USN जापान मेरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स और रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना के जहाज़ों और विमानों के मध्य कब से होगा? 11 से 21 अगस्त 23 तक सिडनी में मालाबार 2023 युद्धाभ्यास होगा। आपको ध्यान रखना है कब से? 11 से 21 अगस्त के बीच। कौन कौन भाग ले रहा है? भारतीय नौसेना भाग ले रही है, अमेरिकी नौसेना भाग ले रही है, जापान की नौसेना भाग ले रही है और ऑस्ट्रेलिया की नौसेना भाग ले रही है। इतना आपको ध्यान रखना है। डिज्नी हॉटस्टार 12 अगस्त से फिट इंडिया क्विज 2022 के राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता का प्रसारण करेगा। आपको सिर्फ इसमें इतना ही ध्यान रखना है। फिट इंडिया क्विज के दूसरे संस्करण के राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएं 12 अगस्त से लोकप्रिय OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी हॉटस्टार पे प्रसारित की जाएंगी। प्रतिस्पर्धा में कुल 13 एपिसोड होंगे। ठीक, प्रसारण प्रत्येक शनिवार रविवार को सुबह 8 बजे किया जाएगा। ठीक, एंकर रहेंगे इसके तनय तिवारी और तान्या पुरोहित। तो आपको ध्यान रखना है, पूछ सकता है कि जो राष्ट्रीय स्तर की जो प्रतियोगिता हो रही है इंडिया क्विज 2022, इसका प्रसारण कहाँ पे हो रहा है, किसके द्वारा किया जा रहा है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं। अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन नवस एडुकेट के सहयोग से 11 अगस्त को देश भर के सभी स्कूल छात्राओं के लिए नेशनल स्पेस इनोवेशन चैलेंज 2023 का आयोजन किया। ठीक, क्या प्रोग्राम था? नेशनल स्पेस इनोवेशन चैलेंज 2023। आयोजककर्ता कौन कौन थे? अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन और नवस एडुटेक। कब हुआ यह? 11 अगस्त को हुआ है। ठीक, देखिए इसका उद्देश्य यही है कि बच्चों को
को स्पेस के बारे में ज़्यादा जागरूक करना है, ठीक, उनमें नवाचार की इच्छा को बढ़ाना है, ठीक, उनको एक प्लेटफॉर्म करना है जहाँ पे वह अपने जो भी उनकी इमेजिनेशन है उसका यूज़ कर सके, और यह भारत के मतलब भारत में भी भारत के इस देश के ग्रोथ में वह क्या बने, सहयोगी बने। ठीक, चलिए इसकी डिटेल को पढ़ते हैं थोड़ा। 2023 एक राष्ट्रीय स्तर का अभियान है जिसमें भारत की उभरती अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था और अंतरिक्ष इच्छुक लोगों की अगली पीढ़ी के लिए भविष्य में अंतरिक्ष कार्यबल को समझने योगदान देने के लिए डिजाइन किया गया है। ये एक राष्ट्रीय मंच है जिसके माध्यम से उद्योग जगत के लोग प्रेरित होते हैं, खोज के अवसरों का लाभ उठाते हैं, दुनिया के सामने नवाचारों को प्रदर्शित करते हैं। देश भर के स्कूली छात्रों के बीच नवाचार जिज्ञासा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अटल इनोवेशन मिशन ने राष्ट्रीय अंतरिक्ष नवाचार चुनौती की घोषणा की है, जो देश भर के सभी स्कूली छात्राओं के लिए खुला है। यह कक्षा 5 से 12 तक के छात्र के लिए एक खुला मंच प्रदान करता है जहां ये छात्र अपने नवाचार का प्रदर्शन कर सकते हैं और आधुनिक अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। यह प्लेटफॉर्म 11 अगस्त से 20 सितंबर तक खुला रहेगा। ठीक, इसमें छात्र अपने विषय से अपनी रुचि और समझ के आधार पर समस्या का चयन करेंगे, ठीक, और उसका सॉल्यूशन बना के और जो भी उनके आइडिया हैं उसको दिखाएंगे। देखिए इसमें एक जूनियर साइंटिस्ट जिसमें ग्रेड 5 से 8 और सीनियर साइंटिस्ट 9 से 12 दो ग्रुप बनाए गए हैं, ठीक, जिसमें इस ग्रुप में जो बच्चे हैं वह अपनी अपनी समस्याओं को मतलब समस्याओं के प्रति उन्होंने जो भी सॉल्यूशन बनाया है उसको प्रदर्शित करेंगे, जैसे स्पेस जंक कलेक्शन रोबोट, पुनः उपयोगी रॉकेट डिजाइन, सैटेलाइट डिजाइन, मंगल ग्रहों के लिए भारतीय अंतरिक्ष यान डिजाइन और भी बहुत कुछ इसमें शामिल है। चलिए अगला है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विश्व हाथी दिवस पर हाथी की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्धता का दोहराया। आपको ध्यान रखना कि 12 अगस्त 2023 को क्या मनाया जाता है, विश्व हाथी दिवस। चलिए आगे देखते हैं। 11 राज्यों के 49 जिले में मेगा ऑयल पाम वृक्षारोपण अभियान का आयोजन किया गया। ऑयल पाम प्रसंस्करण कंपनियों के साथ विभिन्न राज्य सरकारों ने 25 जुलाई 2023 से आज तक मतलब 12 अगस्त 2023 तक ऑयल पाम वृक्षारोपण अभियान का आयोजन किया। इसमें करीब 7,000 किसान शामिल हुए और 3500 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में ऑयल पाम का वृक्षारोपण किया गया है। तो आपको ध्यान रखना है कब से कब चला है, 25 जुलाई से 12 अगस्त तक चला है। लगभग 7,000 किसान इसमें शामिल हुए हैं। चलिए, जांच में उत्कृष्टता के लिए केंद्रीय गृह मंत्री पदक 2023। वर्ष 2023 के लिए जांच में उत्कृष्टता के लिए केंद्रीय गृह मंत्री पदक 140 पुलिस कर्मियों को प्रदान किया गया है। इस पदक का गठन 2018 में अपराध की जांच में उच्च पेशेवर मानकों को बढ़ावा देने और जांच में ऐसी उत्कृष्टता को मान्यता देने के उद्देश्य से किया गया था। ठीक, इसकी घोषणा हर वर्ष कब की जाती है, 12 अगस्त को की जाती है। देखिए छत्तीसगढ़ से इसमें 3 लोगों को मिला है पदक, सुश्री नीता राजपूत उप निरीक्षक, आशीर्वाद रहट गांव का निरीक्षक और नवीन बोरकर निरीक्षक। तो जो छत्तीसगढ़ PSC देने वाले हैं आगे, उनके लिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट न्यूज़ हो जा रही है। चलिए अगली न्यूज है आपकी, भारतीय नौसेना के पोतवाई 3024 विंध्यागिरी का 17 अगस्त 2023 को शुभारंभ किया जाएगा। माननीय राष्ट्रपति 17A फ्रिगेट की 6ठी परियोजना का शुभारंभ करेंगे। प्रोजेक्ट 17A जहाज़ों का डिजाइन स्वदेश में ही भारतीय नौसेना के युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो ने तैयार किया है, तो यह स्वदेशी है। प्रोजेक्ट 17A पोतों के उपकरणों प्रणालियों के लिए 75% ऑर्डर स्वदेशी फर्मों से पूरे किए गए हैं। यह विंध्यागिरी का लोगो है। विंध्यागिरी पोत का नाम कर्नाटक में पर्वत श्रृंखला के नाम पर रखा गया है। ठीक, तो यह ध्यान रखिएगा, यह जो विंध्यागिरी है ये कर्नाटक की विंध्यागिरी पर्वत श्रृंखला के नाम पर रखा गया है। प्रोजेक्ट 17A फ्रिगेट का 6वां पोत है। प्रोजेक्ट 17 क्लास फ्रिगेट शिवालिक क्लास के बाद बनाया गया युद्धपोत बेहतर स्टील्थ विशेषता, उन्नत हथियार और सेंसर और प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट सिस्टम से लैस हैं। तकनीकी रूप से उन्नत पोत विंध्यागिरी अपने पूर्ववर्ती लिएंडर क्लास SSW फ्रिगेट को सम्मान देता है। पूर्ववर्ती विंध्यागिरी ने 8 जुलाई 1981 से 11 जून 2012 तक अपनी 31 साल की सेवा के दौरान कई चुनौतीपूर्ण अभियान बहुराष्ट्रीय अभ्यासों में भाग लिया था। नवनिर्मित विंध्यागिरी भारत
के अपने समृद्ध नौसेना इतिहास को अंगीकार करने के दृढ़ संकल्प का प्रतीक होने के साथ साथ भविष्य में स्वदेशी रक्षा क्षमता को प्रेरित करने के लिए भी दर्शाता है। तो ये प्रोजेक्ट 17A के तहत बना हुआ 6वां युद्धपोत है, आपको इसको ध्यान रखना है। चलिए देखिए, 15 अगस्त को कुछ सम्मान दिए गए हैं। ठीक, इसकी डिटेल याद रखिए। टोटल शौर्य चक्र दिए गए हैं 9, जिसमें 4 मरणोपरांत दिए गए हैं। बार टू सेना मेडल या वीरता पदक दिया गया है 2, सेना पदक दिया गया है 52, मेंशन इन डिस्पैच दिए गए 30, जिसमें 1 मरणोपरांत सहित है। आपको इतना इसमें ध्यान रखना है। ठीक, मुझे नहीं लगता कि एक एक का नाम लेके पूछेगा। अगर पूछेगा तो ऐसे टोटल पूछ सकता है कि टोटल कितने पदक दिए गए 15 अगस्त को। ठीक, चलिए अगली न्यूज़ है। MEITY सचिव श्री अखिलेश कुमार शर्मा ने ग्राफीन अरोरा कार्यक्रम का शुभारंभ किया। देखिए, यह कार्यक्रम डिजिटल यूनिवर्सिटी केरल द्वारा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार और केरल सरकार तथा उद्योग साझेदार के संयुक्त वित्त पोषण के साथ कुल 94.85 करोड़ रुपए के बजट के परिव्यय के साथ कार्यान्वित किया जाएगा। ठीक, इसमें कार्बोरंडम प्राइवेट लिमिटेड मुख्य उद्योग साझेदारों में से एक के रूप में सम्मिलित है। इसमें विकसित स्टार्टअप उत्पादों के साथ साथ कोची के मेकर विलेज में स्थापित इंडिया इनोवेशन सेंटर, ग्राफीन जैसे अनुसंधान और विकास केंद्रों में विकसित प्रौद्योगिकियों और उत्पादों का भी व्यवसायीकरण की दृष्टि से विचार किया जाएगा। इसीलिए इसका नाम क्या रखा है, ग्राफीन अरोरा कार्यक्रम। कहाँ स्थापित चालू किया गया, केरल में चालू किया गया है। कब शुभारंभ किया गया, 14 अगस्त 2023 को शुभारंभ किया गया है। इतनी चीज़ें आपको इस पर ध्यान रखनी है। चलिए देखिए, श्री पुरुषोत्तम रूपाला ने गुजरात के नर्मदा में समावेशी विकास के अंतर्गत पशुधन के लिए हेल्प कार्यक्रम और पशु बांझपन शिविर का शुभारंभ किया। तो हमको इस कार्यक्रम को ध्यान रखना है कि हेल्प कार्यक्रम को शुभारंभ किया गया है 14 अगस्त 2023 को। इस हेल्प कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं को प्रशिक्षित एजेंटों के रूप में शामिल करके सशक्त बनाना है, जो रोग नियंत्रण राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत कृत्रिम गर्भाधान, पशु टैगिंग, पशुधन बीमा में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगला न्यूज है। 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा लाल किले में यह घोषणा की गई कि विश्वकर्मा जयंती पर विश्वकर्मा योजना लॉन्च की जाएगी। ठीक, तो इसकी डिटेल जैसे ही ये लॉन्च होगी आपको मिल जाएगी। ठीक, इसमें जो बजट है लगभग 13 से 15 हज़ार करोड़ का इसमें बजट होगा। इसमें शामिल कौन कौन होंगे, देखिए इसमें राजमिस्त्री, कपड़े धोने वाले लोग, बाल काटने वाले लोग, ठीक, तो ऐसे लोगों को शामिल किया जाएगा। ठीक, तो इनके लिए और क्या क्या डिटेल आती है, जब ये योजना आएगी तभी आपको इसकी जानकारी मिलेगी। लेकिन ये पूछ सकता है कि इसकी घोषणा कब की गई, तो घोषणा आपकी कर दी गई थी 15 अगस्त को, जब लाल किले से प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा क्या दिया गया, भाषण दिया गया। तो यहाँ आपका 15 अगस्त तक का करंट अफेयर समाप्त होता है। ठीक, शीघ्र ही आपको 15 अगस्त से 30 अगस्त का भी करंट अफेयर मिल जाएगा। सितंबर और अक्टूबर के भी करंट अफेयर जल्दी ही आपको मिल जाएंगे। इससे जो नेशनल वाला करंट अफेयर हमारा जो पीछे चल रहा था वह कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और ऐसी ही जानकारियों के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।